नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉड्यूल 6 हाउ टू फाइल ऑफलाइन आरटीआई में। यहाँ से अब हम एक थोड़ा सा टर्न लेते हैं हमारे आरटीआई कोर्स में। अभी तक हम थ्योरेटिकल बातें कर रहे थे और अब हम आए हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे। जी हाँ, अब मैं आपको इस मॉड्यूल में बताऊंगा कि आखिर आरटीआई फाइल करते कैसे हैं। मैंने मॉड्यूल्स को दो पार्ट में बांट दिया। इस मॉड्यूल में तो मैं बात करूँगा ऑफलाइन आरटीआई की और अगले मॉड्यूल में बात करूँगा ऑनलाइन आरटीआई की। अगर मैं ऑफलाइन आरटीआई की बात करूं तो मैं आपको यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे दूं। स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन आरटीआई ही फाइल हो सकती है। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में आप ऑनलाइन आरटीआई फाइल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सेंट्रल में ऑफलाइन भी फाइल कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दे रखा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑफलाइन आरटीआई का। ऑफलाइन आरटीआई उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल है अगर सपोज़ आपको लगता है कि आप ऑनलाइन एक्सेस सही से नहीं कर पा रहे हैं, या आपको लगता है कि कौन पेमेंट का इशू उतना रेज़ करे, कौन वेबसाइट पर जाए, तो आप ऑफलाइन आरटीआई भी फाइल कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ स्लाइड्स में पहले इसका बेसिक थ्योरी एक्सप्लेन करूँगा, फिर मैं आपको लाइव मेरी एक आरटीआई दिखाऊँगा कि कैसे मैंने एक आरटीआई फाइल की थी। सबसे पहला आपका स्टेप होना चाहिए कि आपको इश्यू को फाइंड आउट करना है। देखिए, जब आप आरटीआई फाइल करने जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको इशू पता होगा कि आपको किस इशू पे अपना मुद्दा रेज करना है। तो आपका पहला काम है उस इशू को आइडेंटिफाई करना। अब आपने इशू आइडेंटिफाई कर दिया तो स्टेप 2 होगा उस डिपार्टमेंट का नाम पता लगाना जहां आपको फाइल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे घर के बाहर सड़क सही से नहीं बनी हुई है और मुझे उस सड़क के टेंडर के बारे में पता लगाना है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरे यहाँ पे नगर निगम लगता है या फिर कोई दूसरा डिपार्टमेंट लगता है गवर्नमेंट का, या पीडब्ल्यूडी लगता है। सिमिलरली अगर आप पेंशन के रिगार्डिंग आरटीआई फाइल करना चाहते हैं तो आपको पेंशन डिपार्टमेंट पता होना चाहिए। यानी आपको रिलेवेंट डिपार्टमेंट अगर गवर्नमेंट का पता है तो आप डेफिनेटली सही जगह आरटीआई फाइल कर रहे हैं। और अब आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ऊपर लिखना है टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं जन सूचना संपर्क अधिकारी, जो कि हर सरकारी डिपार्टमेंट में एक पर्सन अपॉइंटेड होता है। उसके बाद आप अपना जो भी क्वेश्चन लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। आप चाहें तो उसको इंग्लिश, हिंदी या कोई भी उसके ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें लिख सकते हैं। और वैसे मैंने आपको बता रखा है कि आरटीआई का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, आप जैसे फॉर्मेट में चाहें लिख सकते हैं। बेसिक बातें क्या ध्यान रखनी है, पीआईओ को एड्रेस करना है यानी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को, डिपार्टमेंट का नाम लिखना है, सब्जेक्ट लिख दीजिए कि मुझे आरटीआई इन्फॉर्मेशन चाहिए, अपना क्वेश्चन पूछिए और लास्ट में साइन करिए और 10 रुपये का पोस्ट ऑर्डर लगा दीजिए। यही होता है पूरी आरटीआई ऑफलाइन फाइल करने का तरीका। अब स्टेप 5 में आप क्या करेंगे, पेमेंट ऑफ फीस करना पड़ता है। 10 रुपये की फ़ीस होती है पोस्टल ऑर्डर की। पोस्टल ऑर्डर कहाँ मिलेगा, आप अपने नज़दीकी पोस्टल डिपार्टमेंट जो यानी डाक विभाग होता है वहाँ जाइए, 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर मिलेगा। 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर है। वैसे हर स्टेट की अलग अलग कमीशन फ़ीस होती है। जैसे मैं आपको राजस्थान की बताऊं तो 1 रुपये पे फ़ीस होती है हर पोस्टल ऑर्डर पे। तो जैसे मुझे एक पोस्टल ऑर्डर मिलता है यहाँ 11 रुपये का, वो पोस्टल ऑर्डर लाइए और उसका पोस्टल ऑर्डर के 2 पार्ट होते हैं। एक लेफ़्ट साइड का छोटा सा पार्ट होता है और एक राइट साइड का बड़ा सा पार्ट होता है। आपको राइट साइड का पार्ट भरना है और उस एप्लीकेशन के साथ उसको लगा के भेजना है। लेफ़्ट साइड वाला पार्ट आप उसको फाड़ कर अपने पास रख सकते हैं। जैसे ही आप ये फ़ीस भरिए, उसके आप पोस्टल ऑर्डर को भरिए और उस आरटीआई के साथ लगाकर उस एड्रेस पे भेज दीजिए। अब स्टेप 6 में क्या होगा, वो आपको 30 दिन के अंदर उसका आंसर देंगे। अगर नहीं देते हैं तो आपको फर्स्ट अपील लगानी पड़ेगी, और अगर फर्स्ट अपील का भी 30 दिन में आंसर नहीं आता है तो सेकंड अपील लगानी होगी। अब ये फर्स्ट अपील क्या है, सेकंड अपील क्या है, इसके बारे में आप चिंता ना करें। आने वाले मॉड्यूल्स में मैं आपको डिटेल में इसके ऊपर बताऊँगा कि फर्स्ट अपील और सेकेंड अपील कैसे फाइल होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ताकि आप अपनी एप्लीकेशन भरें तब आपको ध्यान रहे। पहली बात तो आपको किसी भी तरह का रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये इन्फॉर्मेशन क्यों मांग रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन मांगनी है। उसका रीज़न क्या है, आपका क्या पर्पज़ है, आपने ऐसे क्यों इन्फॉर्मेशन मांगी, आपसे कोई भी नहीं पूछ सकता। और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी, उससे कहते हैं एग्जम्प्ट इन्फॉर्मेशन। जैसे अगर आप इंडिया की कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं जिससे देश की सुरक्षा को, प्रभुता को या अखंडता को खतरा हो, या फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिससे किसी की लाइफ और लिबर्टी की
जीवन का सवाल हो या किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो, तो ये वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। वो आपको आरटीआई एक्ट में क्लियरली मेंशन है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट से आप इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आप रॉ डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते। इसी तरह आप देश के जो सिक्योरिटी के मैटर्स होते हैं, इंटेलिजेंस के मैटर होते हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल टिप देता हूँ। अक्सर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अगर इन्फॉर्मेशन नहीं देनी होती तो वो कैसे भी करके अपने इस इन्फॉर्मेशन के रिप्लाई में एक ही बात लगते हैं कि ये गवर्नमेंट से एग्जेम्प्टेड है। तो दोस्तों, जब भी आपका ऐसा रिप्लाई आए तो आप तुरंत चेक करें कि क्या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या इन्फॉर्मेशन एग्जामिशन में आती है या नहीं आती है। अगर आती है तो उनका आंसर जस्टिफाइड है, नहीं आती है तो तुरंत 30 दिन के अंदर फर्स्ट अपील फाइल कीजिए। और 10 रुपये की फ़ीस मैंने आपको बताया कैसे देना होता है। वो होता है इंडियन पोस्टल ऑर्डर, जो मैंने आपको बताया, पोस्ट ऑफिस जाएंगे तो आपको वहाँ मिलेगा। आप चाहें तो डिमांड ड्राफ्ट भी दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको डिमांड ड्राफ्ट सजेस्ट नहीं करूंगा। डिमांड ड्राफ्ट में क्या होता है, जिसे हम बेसिकली आम भाषा में डीडी बोलते हैं। जब भी आप डीडी बनाने जाते हैं तो बैंक में आप जाएंगे तो वो उसकी फ़ीस लेगा। तो 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर ले लीजिए, वो सिंपल है, वो सस्ता है। दूसरा, अगर आप किसी को पीआईओ को वहाँ जाकर हाथ से यानी बाय हैंड अगर अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं तो आप कैश दे सकते हैं और वो उसकी आपको रिसिप्ट देगा। एक गलती आप ना करिएगा दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप आरटीआई फाइल करें। तो मैंने एक ऐसी गलती की है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। मैंने 10 रुपये का नोट उस आरटीआई एप्लीकेशन के साथ रख के मैंने भेज दिया, जिस भी पीआईओ को भेजना था वो वापस रिटर्न हो गया। क्योंकि आप कैश कभी पैसा सब भेज नहीं सकते। कैश तभी होगा जब आप डिपार्टमेंट में जाओ और वो आपको एप्लीकेशन पे एक्नॉलेज करके देगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता दूँ, ये बैंकर चेक और जो हमारे चेकबुक होती है उसमें डिफरेंस होता है, तो आप वो ध्यान रखिएगा। बट मैं आपको अगर सबसे सिंपल तरीका बताऊँ तो कुछ ना करें। अगर ऑनलाइन कर सकते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, और अगर ऑफलाइन मोड में आप भेज रहे हैं तो कुछ मत करिए, पोस्टल ऑर्डर लाइए पोस्ट डिपार्टमेंट से और वो भेज दीजिए। जब भी आप भेजें तो उसकी एक स्कैन कॉपी अपने पास रखें, और जो भी आपने फ़ीस पे करी है वो अपने पास रखें, ताकि आपके फ्यूचर रेफरेंस में ये काम आए। अपना साइन करिए और फीस दीजिए और पीआईओ को सबमिट कर दीजिए। तो ये तो होते हैं आरटीआई फाइल करने का तरीका। अब कुछ और इम्पोर्टेंट नोट, जब भी अगर आप बाय हैंड जाके दे रहे हैं आरटीआई, यानी फिजिकल आरटीआई फाइल कर रहे हैं, तो हमेशा उनसे एक्नॉलेजमेंट लें। वो आपको सील या ठप्पा या कैसे भी साइन करके आपको एक्नॉलेज करेगा, राइट। और साथ ही साथ अगर आप पीआईओ यानी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर थ्रू पोस्ट ऑफिस कर रहे हैं, तो पोस्ट ऑफिस से आप जब भी स्पीड पोस्ट करें तो आप उनसे वो स्पीड पोस्ट की रिसिप्ट लें, जिससे आप यहाँ ट्रैक कंसाइनमेंट में जाके चेक कर सकते हैं। और ऐसा करने से आपको इस बात का ध्यान रहेगा कि आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ जो आपने मांगी हो डिलीवर हुई है नहीं हुई है, और क्या उन्होंने उसका 30 दिन में आंसर दिया नहीं दिया है। अब मैं आपको उसका एक लाइव एग्जाम्पल बताता हूँ कि आरटीआई हमने कैसे फाइल करी। देखिए, ये आप अपने स्क्रीन पे एक आरटीआई देख पा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने ऊपर क्या लिखा, थ्रू स्पीड पोस्ट। ये इसलिए लिखा ताकि मैं ये बता दूं कि मैं स्पीड पोस्ट इसको भेज रहा हूँ। सबसे बाद मैंने इसके यहाँ डाली है डेट कि मैंने 20 फरवरी 2019 को फाइल की, टू द पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, और यहाँ पे आ जाएगा डिपार्टमेंट का नाम जिसको मुझे भेजना है, राइट। उसके बाद आता है रिस्पेक्टेड सर या मैम जो भी है, एप्लीकेशन फॉर इन्फॉर्मेशन अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। अब यहाँ पे जो मैं इन्फॉर्मेशन मांगना चाह रहा था वो बेसिकली मैंने कुछ मेडिसिन की बजट को जानने के लिए सरकारी अस्पतालों में अपनी आरटीआई लगाई थी कि आप पर्टिकुलर कितनी कितनी दवाई खरीदते हैं और किस किस बजट के अंदर खरीदते हैं। तो देखिए, मैंने लिखा द अंडरसाइंड एप्लीकेंट विशेष टू सीक द इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे मैंने जो इन्फॉर्मेशन लिखनी थी वो लिख दिया। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देके इसी का बता देता हूँ मैंने कैसे लिखा। काइंडली प्रोवाइड अस द इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू टोटल बजट allocated by your institution to buy all the medicines which is required by institute, including the molecules as mentioned in question number 2, as well as other molecules brands procured by institute in the following format। देखिए, ये थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन मैं सिंपल भाषा में जो आपको इन्फॉर्मेशन मांगनी है वो आप मांग सकते हैं। आपको मैंने ये आरटीआई इसलिए दी था कि देखिए आप नीचे देख पाएंगे, जैसे मैंने यहाँ फॉर्मेट भी बना दिया एक। ये क्या होता है कि जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में चाहिए होती है तो आप वो फॉर्मेट भी उनको बना कर दे सकते हैं कि मुझे इस फॉर्मेट में दें, ताकि वो आपको आसानी से दें। जैसे मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछना था कि आप मुझे पर्टिकुलर वैल्यू या कॉस्ट बताएं हर दवाई की, तो मैंने सारी दवाइयों के नाम ऐसे लिख के भेज दिए कि आपने किस किस प्राइस और क्वांटिटी में कितनी इसको सब आपने एक्वायर किया है, ख़रीदा है, टेंडर इशू किया, वो मुझे सब बताएं। तो ये मैंने ऐसे इन्फॉर्मेशन मांगी। तो आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन के क्वेश्चन लिखने होते हैं। जब आप पूरी इन्फॉर्मेशन लिखें तो ये फिक्स नोट होते हैं जो आपको लिखना होता है। सबसे पहले मैंने इसमें लिखा है कि देखिए, क्योंकि मैंने इन्फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में मांगी है,
तो मैंने इस बात को लिखा है कि अगर आपके पास इस फॉर्मेट में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मुझे दूसरे फॉर्मेट में दे दो। ऐसा क्यों किया दोस्तों मैंने? क्योंकि जब मैंने पहले आरटीआई लगाई थी, मैंने पर्टिकुलर फॉर्मेट में जब इन्फॉर्मेशन मांगी तो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने मुझे सिर्फ इस बात से इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया कि सर आपने जो फॉर्मेट मांगा है हमारे पास वो नहीं है, लेकिन दूसरे फॉर्मेट में है। तो मैंने आज से ये नोट डालना शुरू कर दिया कि इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन इन द गिवन फॉर्मेट आप मुझे किसी में भी दे सकते हैं, राइट। उसके बाद मैंने पोस्टल ऑर्डर का, जैसे आपको पता है 10 रुपये की फ़ीस होती है, मैंने इसमें लिख दिया कि मैंने यहाँ पे 10 रुपये का एक पोस्टल ऑर्डर लगाया है जो कि आप इसको साथ में लें। और मैंने दोस्तों एक और बात लिखी है, क्योंकि मैंने आपको बार बार इस बात को बोलता हूँ कि हर डिपार्टमेंट की फ़ीसें अलग होती जा रही है, इसलिए मैंने लिखा है काइंडली इंटीमेट मी फॉर द एडिशनल फीस पेबल बाय इफ एनी, यानी अगर आपको और भी कोई फ़ीस चाहिए तो प्लीज़ रिवर्ट बैक टू मी, मैं उसमें और फीस जमा कराऊंगा। अब आता है थर्ड पॉइंट। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं अपनी हर आरटीआई में डालता हूँ। दोस्तों आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इस कोर्स के एंड में एक सॉफ्ट कॉपी भी दूंगा ताकि आप उसको ईजिली अपनी इन्फॉर्मेशन मांगें, आपको सारे नोट्स उसमें लिखे हुए मिल जाएंगे। ये तो मैं आपको सिर्फ एक 1 by 1 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या होता है कि कई बार हमें नहीं पता होता है कि किस डिपार्टमेंट के किस पीआईओ के पास कौन सी इन्फॉर्मेशन होगी। तो सपोज आपने इन्फॉर्मेशन मांगनी थी एक्स डिपार्टमेंट से, आपने मांग ली वाई से, घबराने की बात नहीं है दोस्तों। आरटीआई में इस बात के लिए एक स्पेसिफिक प्रोविजन दे रखा है, वो है सेक्शन 6 सब क्लॉज 3। वो ये कहता है कि अगर आपके पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अगर एग्जैक्ट पीआईओ के पास नहीं गई है तो उस पीआईओ की ड्यूटी है, उस गवर्नमेंट ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो क्या करेगा, उस ऑफिसर के पास ट्रांसफ़र कर देगा जिसके पास इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो मैंने इसमें लिख दिया है कि सर अगर आपके पास मेरी मांगी गई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप कुछ ना करें, आप इसको रिलेवेंट ऑफिसर के पास भेज दें सेक्शन 6 सब क्लॉज 3 की पावर यूज़ करते हुए, ताकि मुझे वहाँ से एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए। फोर्थ पॉइंट मैंने वही लिखा है, अगर आपको और फीस चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ। फिफ्थ पॉइंट मैंने लिखा है कि आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड आई एम आस्किंग द इन्फॉर्मेशन एज अ सिटीजन, क्योंकि मैंने आपको बोला था आरटीआई में कोई जाति धर्म कुछ नहीं है, बस एक ही रिक्वायरमेंट है कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। अब मैंने 6 पॉइंट लिखा है, 6 पॉइंट मैंने लिखा है एग्जम्पशन क्लॉज को ध्यान में रखते हुए। देखिए मैंने क्या लिखा है, आई एश्योर दैट आई शैल नॉट अलाउ cause to use, pass, share, display or circulate the information received in any case and under any circumstances with any person or in any manner which would be detrimental to the unity and sovereignty or against interest of India। बेसिकली मैंने लिखा है कि मैं ये जो भी इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ मैं किसी को ऐसा सर्कुलेट नहीं करूँगा जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो। तो ये मैंने बात स्पेसिफिकली लिख दी है। और मैंने लास्ट पॉइंट ये लिखा है कि जो मैं आपसे इन्फॉर्मेशन मांग रहा हूँ वो आपके रिस्ट्रिक्शन क्लॉज में नहीं आती, सेक्शन 8 और सेक्शन 9 में बिल्कुल नहीं आती है। इस तरह से मैं नाम लिखा, मैंने असाइन किए, मैंने नाम लिखा और ऐसे यहाँ साइन करके मैंने भेज दिया। तो ये आपको मेरी पूरी आरटीआई दिख रही है। तो ये हो गई मेरी पूरी आरटीआई कि पहला मैंने ये स्पीड पोस्ट लिखा, डेट लिखा, किसको भेज रहा हूँ, ये मैंने हेडिंग लिखा, या मैंने इन्फॉर्मेशन मांगनी जो मांग ली थी ये मैंने नोट्स लिख दिए, साइन कर दिए और इस तरह से भेज दिए। साथ में पोस्टल ऑर्डर लगा दिया। मैं क्या करता हूँ, पोस्टल ऑर्डर को हमेशा एप्लीकेशन के बीच में रख के स्पीड पोस्ट कर देता हूँ। आप फ्रॉम में आपका एड्रेस आ जाएगा एनवेलप पे, और 2 पे जहाँ आपको भेजनी है वहाँ कर दो, स्पीड पोस्ट करा दीजिए, उसकी रिसिप्ट संभाल के रखो। तो ये होता है कंप्लीट प्रोसेस ऑफलाइन आरटीआई फाइल करने का। अब मैंने सोचा मैं आपको रिप्लाई भी बता दूँ कि कैसे रिप्लाई करता है। देखिए इसका रिप्लाई कैसे किया, जैसे मुझे ये रिप्लाई आया, जैसे मुझे आया कि सर अटैच रिप्लाई जो मैंने मांगा था, देखिए वो रिप्लाई कैसा आता है ऐसे, जिससे आपको ध्यान है मैंने सारे ऐसे फॉर्मेट में मांगी थी। तो उन्होंने मुझे क्या किया, ऐसे लिख के दे दिया कि पर्टिकुलर इस मॉलिक्यूल का, इसमें हमने इतनी प्राइस क्वांटिटी, ये सब जो उन्होंने को बतानी थी उन्होंने मुझे यहाँ पे ऐसे बता दी है। देखिए ये मैंने आपको रिप्लाई बता दिया कि गवर्नमेंट कैसे रिप्लाई करती है। तो इस तरह से गवर्नमेंट का रिप्लाई आता है जब आप पर्टिकुलर आरटीआई फाइल करते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत हद तक क्लियर हुआ होगा और अब आगे से अब आप ऑफलाइन आरटीआई फाइल कर पाएंगे। आप निश्चिंत रहें। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप हम तक अप्रोच कर सकते हैं। मैं मॉड्यूल जब एंड होगा, यानी जब कोर्स एंड होगा, तब मैं आपको हमारी डिटेल्स दूंगा ताकि आप हम तक वापस पहुंच सकते हैं। और हाँ, अगले मॉड्यूल की तरफ बढ़ेंगे अब हम, जहां पे मैं बताऊंगा कि अगर आप ऑनलाइन आरटीआई फाइल करना चाहते हैं तो उसको कैसे करें। मिलते हैं अगले मॉड्यूल में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।